अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसडीएच और सोनेट से मुताल्लिक है। आज की वीडियो सुनने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पीसीएम की जो वीडियो मैंने तकरीबन एक हफ़्ते पहले बनाई थी वो एक मरतबा आप लाजमी सुनें, क्योंकि एसडीएच सोनेट ये सब जो हैं आप इस तरह कह सकते हैं कि पीसीएम की एक एडवांस फॉर्म है, क्योंकि पीसीएम के अंदर हमने टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पे काम किया था। और अगर आपने पीसीएम की वीडियो नहीं सुनी तो मैं इस स्लाइड के अंदर कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको एक फास्ट इंट्रोडक्शन सा करवा दूँ मैं आपको पीसीएम के साथ। पीसीएम है क्या? जनाब, पीसीएम ये है कि आपके पास कोई भी एनालॉग सिग्नल आता है और आप चाहते हो कि इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए, तो आप पीसीएम की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक वॉइस, ह्यूमन वॉइस का सिग्नल आया, इंसानी आवाज़। इंसानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 0.3 से लेकर 3.4 किलोहर्ट्ज़, या मैक्सिमम कह लें 4 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज होती है। इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आया, आपने क्या करना है, इसको पहला स्टेप क्या होता है, इसकी सैम्पलिंग करनी होती है, मुख्तलिफ सैंपल बनाने होते हैं। अब सैंपल किस स्पीड से बनाओगे आप? सैंपल बनाने की स्पीड जो होती है वो सिग्नल के अंदर जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं ना, कोई भी सिग्नल हो उसका हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जैसा मैंने कहा कि 0.3 से 3.4 किलो हर्ट्ज़ है, हमने इसको राउंड फिगर 4 किलो हर्ट्ज़ ले लिया, तो हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें 4 किलो हर्ट्ज़ है, तो हम 4 किलो हर्ट्ज़ का डबल जो है ना उस स्पीड से हम लोग इसकी सैम्पलिंग करेंगे, यानी 8 किलो हर्ट्ज़ के साथ। ये नाइक्विस्ट थ्योरम ने हमें बताया है कि नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस एनालॉग सिग्नल के अंदर जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उस स्पीड से सैम्पलिंग करके आप उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा कि आप जब अदर एंड पे जब आप दोबारा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको वही फ्रीक्वेंसी, वही सिग्नल दोबारा उसी शेप में रिवर्स मिल जाएगा। अब वॉइस के केस के अंदर हम 8 किलो हर्ट्ज़ की सैम्पलिंग करते हैं और उसके बाद सैम्पलिंग के बाद अगला स्टेप होता है हमारा क्वांटाइजेशन का। क्वांटाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि जो हमें सैंपल मिलते हैं ना उनको हम मखसूस लेवल तक ले जाके उसके बाद हम उनको कट कर देते हैं। जो उनकी एक्स्ट्रा हाइट होती है उसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक एक्यूरेट वैल्यू या एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए होती है। अब वो कितने, और जो लेवल जिस पे जाके हम लोग कट करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने लेवल की क्वांटाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉइस सिग्नल के लिए स्टैंडर्ड जो है 256 लेवल की क्वांटाइजेशन है। तो इस तरह 256 की क्वांटाइजेशन करने के लिए हमें 8 बिट पर सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं, 8 बिट पर सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ कि 256 लेवल क्वांटाइजेशन 8 बिट पर सैंपल, ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो भाई आप पीसीएम वाली वीडियो एक मरतबा देख लो ताकि आपको मेरी ये बातें समझ में आ जाए। तो हमारा जो बिट रेट निकलेगा वो 8000 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64 kbps, यानी पीसीएम के अंदर जो हम लोग सैम्पलिंग करेंगे उसके थ्रू जो एक चैनल बनाएंगे उसका डेटा रेट कितना होगा 64 kbps। ये बेसिक आपका इनपुट है पीडीएच सिस्टम के लिए। तो पीसीएम को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पीडीएच को, एसडीएच को, सोनेट को आराम से इजीली बाद में समझ सकें। पीडीएच जो सिस्टम आया इसका मकसद वही था कि भाई मल्टीपल वॉइस चैनल को एक जगह से दूसरी जगह पे मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर रखकर ट्रैवल करवाया जाए। लेकिन इसका नाम जो पीडीएच, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखें पीडीएच में पी जो है प्लेजियोक्रोनस, पीडीएच डिजिटल हायरार्की। प्लेजियो कहते हैं या नियर, और क्रोनस कहते हैं टाइम को। सही। नियर टाइम का मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है 100% सिंक्रोनाइज नहीं होता। अब सिंक्रोनाइज से क्या मुराद है यार? सिंक्रोनाइज से मुराद ये है कि आपने डिजिटल ट्रांसमिशन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो क्लॉक पल्स होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उसको ट्रांसमीटर साइड पे और रिसीवर साइड पे जो है सिंक्रोनाइज होना लाजमी होता है।
अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो आपके सिस्टम जो है वो आपका जो सिग्नल है उसको रिसीवर साइड पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और समटाइम आपका इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है आई थिंक लाइन कोडिंग वाली वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो को भी जाके एक मरतबा लाजमी देखिएगा। तो पीडीएच जो होता है ना, ये वो सिस्टम है जो कि ना तो सिंक्रोनस होता है ना एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस क्या होता है? जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। सिंक्रोनस क्या होता है? जिसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है। ये इनका मिडिल स्टेज होता है। ये कहलाता है प्लेजिक्रोनस डिजिटल हायरार्की। ये नियर टू सिंक्रोनस होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इस सिस्टम के अंदर, अगर अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना, तो अभी सुन लो खाली। अभी इस सिस्टम के अंदर जो आपके सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है, मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। देखें, ये आपके सामने एक पीडीएच सिस्टम मौजूद है जिसके ब्लॉक डायग्राम आपके सामने तक मौजूद है। पीडीएच सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया, चाहे पीडीएच हो, चाहे एसडीएच हो, चाहे सोनेट हो, इन सब का काम सिर्फ एक है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से आने वाले सिग्नल को कंबाइन करके एक बड़ा सिग्नल बना के मीडिया पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया जाए। तो ये काम जो है पीडीएच के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। ये मल्टीप्लेक्सिंग लेवल कहलाते हैं। ये कि भाई आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। लेवल 1 पे छोटे सिग्नल आते हैं, मिलके एक बड़ा सिग्नल बनाते हैं। उसका ये कुछ बड़े सिग्नल जो है मिलके और बड़ा सिग्नल बनाते हैं, और इसी तरह ये कंटिन्यू चलते हुए आप मैक्सिमम जो है पीडीएच से 565.148 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो जनाब, ये जो है बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी रही अपने वक्त के अंदर, और इसका जो बेसिक इनपुट रेट था वो E1 लाइन्स और T1 लाइन दोनों थी। क्योंकि इसके साथ, इस सिस्टम के साथ बड़ी प्रॉब्लम रही वो ये कि ये स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। मिसाल के तौर पे जो नॉर्थ अमेरिकन थे ना, उन्होंने E1 के लिहाज से सिस्टम को डिज़ाइन किया, क्योंकि उन्होंने T1 के लिहाज से सिस्टम को डिज़ाइन किया, जबकि यूरोपियन स्टैंडर्ड जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने E1 के लिहाज से सिस्टम को डिज़ाइन किया। तो जो सिस्टम E1 के लिहाज से डिज़ाइन हुआ वो 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड को एक्सेप्ट कर रहा था, और जो T1 के लिहाज से डिज़ाइन हुआ वो 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था। E1 और T1 लाइन की जब वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको E1 लाइन T1 लाइन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था कि ये दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं। तो इन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पीडीएच सिस्टम जब बनाया गया तो इसका कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था। ये पीडीएच सिस्टम का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था, या उसका एक उसमें वीकनेस थी। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो E1 के लिहाज से पीडीएच को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो है ना, हम लोग E1 सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे पास जो पीडीएच अब तो शायद इंस्टॉल ना भी हो सकता है कुछ जगहों पे हो, तो जो पीडीएच सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे E1 लाइन को फॉलो करते हुए उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। अब मैं बात करूँगा कि वो पीडीएच सिस्टम काम किस तरह करते हैं और इनका स्ट्रक्चर है किस टाइप का। देखें, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पीसीएम की वीडियो बताई, पीसीएम के बारे में थोड़ा बताया। पीसीएम क्या करता है, हमारे पास एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके 64 kbps का एक चैनल बनाता है, सही है। उसके बाद अगर आपको याद हो, मैंने E1 T1 लाइन की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने E1 लाइन के बारे में आपको बताया था। एक E1 लाइन जो होती है, E1 का जो फ्रेम होता है उसके अंदर 30 वॉइस चैनल होते हैं, एक सिग्नलिंग का चैनल होता है और एक सिंक्रोनाइजेशन का चैनल होता है। टोटल 32 चैनल होते हैं उसके अंदर, सही है। हर चैनल कितने का होता है? 64 kbps का होता है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 64 kbps बराबर होंगे 2048 kbps के, या फिर इसको आप कह लो कि 2.048 मेगाबिट्स पर सेकेंड के, 2.048 मेगाबिट्स पर सेकेंड, जो कि एक E1 का डेटा रेट है। यानी PCM30 जो है उसका डेटा रेट कितना निकला? 2.048 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसको PCM30 इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर 30 वॉइस चैनल होते हैं, एक सिग्नलिंग का चैनल होता है और एक सिंक्रोनाइजेशन का चैनल होता है। ये आपके सामने पूरा फ्रेम मौजूद है E1 लाइन का, जो कि पीडीएच जिसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी बेसिक इनपुट है। तो इसलिए उसकी इनपुट, उसको सिस्टम को समझने से पहले उसके पहले इनपुट के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, ये E1 का पूरा फ्रेम है, उसमें देखें 0 से लेके 31 तक कितने चैनल हो गए? 32 चैनल हो गए। 0 से 31 तक कितने होते हैं? 32 होते हैं, इंक्लूडिंग 0। तो चैनल नंबर जो 0 है ना हमारे पास, ये होता है फ्रेमिंग या सिंक्रोनाइजेशन के लिए। उसके बाद चैनल नंबर 16 जो होता है ये होता है सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए।
उसके अलावा जो 15 इधर बच गए और 15 इधर बच गए, इन टोटल 30 जो होते हैं ये होते हैं वॉइस चैनल के लिए या वॉइस इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। तो ये एक E1 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब आप आ जाएं PDH के ऊपर। अब PDH काम किस तरह करता है? देखिए, PDH का काम करने का तरीक़ाकार ये है कि उसके अंदर मल्टीप्लेक्सिंग स्टेजेस होती हैं, यानी एक ही मल्टीप्लेक्सिंग स्टेज नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, यानी एक से ज़्यादा होती हैं। तो पहली स्टेज को हम कहते हैं लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, या लेवल 4 का मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है ये। अब लेवल 1 के अंदर क्या होता है? इसके अंदर 4 जो हैं E1 लाइन्स इनपुट की जाती हैं और एक जो है आपके पास सिग्नल निकलता है 8.44 मेगाबिट्स पर सेकेंड का। सही, 4 E1 लाइन्स इनपुट की जाती हैं और एक आउटपुट निकलती है E2 की, जिसे हम कहते हैं 8.44 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यानी ये यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल से बताया गया है 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसके अंदर कितने चैनल होते हैं? इसके अंदर वॉइस के 120 चैनल होते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने 30 चैनल इधर दिए, क्योंकि आपको पता है E1 लाइन के अंदर 30 वॉइस चैनल होते हैं, 30 इसमें दिए, 30 इसमें दिए, 30 इसमें दिए, 30 इसमें दिए, यानी कितने हो गए? 120। तो ये जो एक सिग्नल निकलेगा इसमें मल्टीप्लेक्स हो गए हैं 120 वॉइस चैनल, इसमें एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सही है। इसी तरह 4 लेवल 1 के मल्टीप्लेक्सर जो हैं इनपुट फराहम करते हैं एक लेवल 2 के मल्टीप्लेक्सर को। यहाँ पे भी एक लेवल 1 का मल्टीप्लेक्सर लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। ये एक तो ये लगा हुआ है, इस जैसे 3 और लगेंगे यहाँ पे, तो सब मिलके 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड की इनपुट दे रहे हैं लेवल 2 मल्टीप्लेक्सर को। ये क्या करता है? ये इन सबको मल्टीप्लेक्स करके एक सिग्नल निकालता है जिसकी आउटपुट होती जो कि जिसकी डेटा रेट होता है 34.368 मेगाबिट्स पर सेकेंड। सही। इसके अंदर कितने वॉइस चैनल होते हैं? इसके अंदर होते हैं 480 वॉइस चैनल इसके अंदर होते हैं। इसी तरह लेवल 3 का मल्टीप्लेक्सर है जो कि 140 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से इसका आउटपुट होती है और इसके अंदर 1920 वॉइस चैनल होते हैं। इसी तरह लेवल 4 का मल्टीप्लेक्सर है जिसकी आउटपुट 565.148 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है और इसके अंदर 7680 वॉइस चैनल होते हैं। और ये मैक्सिमम स्पीड है जो कि एक PDH सिस्टम आपको डिलीवर कर सकता था, अभी भी कर सकता है, लेकिन अब इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद है PDH के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि PDH जो है एक स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस थी जिसमें मुख्तलिफ मल्टीप्लेक्सर लगे हुए थे और वो हर लेवल पे अपना अपना काम करते हुए अपना एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे 64 KB ये जो E1 का सिग्नल दिया जाता है, E1 के अंदर जो 30 वॉइस चैनल होते हैं ना, या 32 चैनल जो होते हैं, 2 वाले चैनल मिला दो, उनको हम कहते हैं DS0। क्या कहते हैं उनको? DS0। ये जो सिग्नल है ना, ये 64 kbps का, इसका नाम है DS0। या ये कह लो, ये एक चैनल कितने का है? ये 64 kbps का है, ये भी है 64 kbps का है, ये भी 64 kbps का है। इसको हम कहते हैं DS0 लेवल का सिग्नल, ये DS0। ये बात अभी अपने जहन में बिठा लेनी है आपने। अब देखें, अब मैंने आपसे बात कही कि PDH सिस्टम जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में डिज़ाइन किया गया। मिसाल के तौर पे हम इंडिया पाकिस्तान वाले जो हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। सही। तो हमारे पास E1 और E1 लाइंस के लिहाज से हमारे पास PDH काम कर रहा है, जबकि नॉर्थ अमेरिकन जो है T1 लाइंस को फॉलो करते हैं, उनका मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर ये है। जैपनीज़ के अंदर भी जैपनीज स्टैंडर्ड के अंदर भी T1 लाइन को फॉलो किया जाता है, उनका मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर ये है। लेकिन सब की इनपुट जो है वही PCM है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि PCM जो है तमाम मल्टीप्लेक्सिंग वाली जितनी भी स्टेप्स स्टार्ट हुए, इक्विपमेंट स्टार्ट हुए, सबकी बेस वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम कहते हैं DS0 लेवल का सिग्नल है ये। चाहे इसको जा रहा है E1 ई कैरियर वाले सिस्टम को, चाहे T कैरियर वाले सिस्टम को जा रहा है, चाहे जैपनीज सिस्टम को ये जा रहा है। सही। इसके बाद जो हम पहले लेवल पे फर्स्ट लेवल की जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है, जिसमें अगर हमने 32 DS0 दिए थे, तो एक जो चैनल निकला है इसको हम कहते हैं DS1 लेवल का सिग्नल है ये। यहाँ पे देखेंगे T1 के अंदर हमने 24
DS 0 दिए थे, तो यहाँ से हमारे पास निकला एक DS लेवल का 1 लेवल का ये सिग्नल निकला। सही, ये लेवल 1 की मल्टीप्लेक्सिंग है, ये लेवल 2 की मल्टीप्लेक्सिंग है, लेवल 3 की मल्टीप्लेक्सिंग है, लेवल 4 की मल्टीप्लेक्सिंग है और लेवल 5 की मल्टीप्लेक्सिंग है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि PDH के अंदर जो है बेसिक इनपुट है E1 लाइन या T1 लाइन, और इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है 565.148 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। सही है जी जनाब, PDH के बारे में बिल्कुल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब ज़रा हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे SDH की जानिब। अब SDH की जानिब जाने से पहले जो है ना, PDH के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थे उनको समझना एक मरतबा ज़रूरी है। देखें, PDH के अंदर पहला डिसएडवांटेज ये था कि भाई ये प्लेजिक्रोनस डिजिटल स्ट्रक्चर था इसका, यानी एवरी ऑपरेटर्स हैज़ इट्स ओन क्लॉक। हर मल्टीप्लेक्सिंग लेवल की अपनी अपनी क्लॉक थी। इनपुट ट्रिब्यूटरी क्लॉक रेट इज़ स्लो देन मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट। जो आपके पास इनपुट सिग्नल जा रहा है, उसके अंदर इन हो रहा है, उसकी क्लॉक पल्स स्लो होती थी बनिस्बत जो आपके सिस्टम की क्लॉक है। इससे क्या होगा, इससे जो है 100% सिंक्रोनाइजेशन आप अचीव नहीं कर पा रहे थे। जब 100% सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर पा रहे थे तो इसमें जो है ना समटाइम बिट की वेरिएशन आती थी, तो उसमें आपको बिट स्टफिंग इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। अगर बिट स्टफिंग का कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, नहीं है तो उसको भूल जाएं। इतना ध्यान में रखें कि ये जो सिस्टम था इसके अंदर क्लॉक सेंट्रल क्लॉक नहीं थी, तमाम स्टेजेस सेंट्रल क्लॉक से मॉनिटर नहीं हो रही थी, हर स्टेज की अपनी अपनी क्लॉक थी नियर टू सिंक्रोनस से, जिसकी वजह से हम इसको प्लेजिक्रोनस डिजिटल हायरार्की इसको कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड मैनेजमेंट। इस सिस्टम के अंदर दूसरा फॉल्ट ये था कि मिसाल के तौर पे उसको मैं आपको फिगर से ही समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पे 30 वॉइस चैनल थे इस लाइन के अंदर, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपने E1 लाइन दी है, इसमें भी 30 थे, इसमें भी 30 थे, इसमें भी 30 थे। यानी अगर आप देखा जाए तो आप 120 सब्सक्राइबर को यहाँ पे डाल के एक लाइन पे लेकर आ रहे हो। सही है ना। अब मिसाल के तौर पे उस 120, अब ये PDH सिस्टम यहाँ से लगा हुआ है कराची के अंदर और ये पहुँच रहा है लाहौर। ये पूरा इसने स्टेप कंप्लीट किए कि भाई 120 सब्सक्राइबर यहाँ पे आए, 120 सब्सक्राइबर अगले लेवल 1 की मल्टीप्लेक्सर में आए, फिर 120 आए, 120 आए, इस तरह 4 मिले, उन चारों ने मिलकर इनपुट यहाँ पे दी इसको। सही है। इस तरह 34 का निकला। इसी तरह यहाँ पे 34 का और निकले, यहाँ से मुख्तलिफ और सिस्टम लगे हुए थे। इसी तरह इन सब ने 34 दिए, यहाँ से निकले। यानी जो आपने यहाँ पे जो 30 चैनल दिए थे या 30 वॉइस सिग्नल दिए थे, वो सब के साथ मिलते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो उनके अंदर क्या हुआ, अब यानी यहाँ पे जो आउटपुट है इधर इस जगह पे, फाइनल जगह पे, इसमें 7680 वॉइस चैनल मौजूद हैं, जिसमें से इसके भी चैनल मौजूद हैं, इसके भी मौजूद हैं, इसके भी मौजूद हैं, इसके भी मौजूद हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं बोलूं कि यार ये सब का सब डेटा लाहौर जा रहा है और PDH सिस्टम यहाँ पे भी लगा हुआ है, लाहौर में भी लगा हुआ है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे सिग्नल आपने पूरे कराची समेटे लाहौर भेज दिए, लाहौर से समेटे आपने कराची भेज दिए, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम जब आई, जब बीच में रहमियार खान में एक कॉल को ड्रॉप करना था आपने, एक कॉल ने मिलाना था आपने, एक कॉल जो कॉलर यहाँ पे था, लेट सपोज इस E1 लाइन के अंदर, इस E1 लाइन के अंदर एक कॉलर ऐसा था, उसको चाहिए था कि लाहौर और कराची बीच में रहमिया खान एक शहर आता है, मुझे वहाँ पे कॉल करनी, मुझे लाहौर का कॉल कोई करनी है। तो उसका नुकसान फिर क्या होता है, अब कहानी स्टार्ट होती है। कहानी ये स्टार्ट होती है कि अब अगर आपने रहमिया खान में कॉल ड्रॉप करनी है ना, तो PDH सिस्टम का नुकसान यहाँ से पता चलता है आपको कि PDH सिस्टम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा सिग्नल है इसको आप पहले डीमल्टीप्लेक्स करोगे इस स्टेज की मदद से, यानी वहाँ पे भी पूरा सिस्टम इंस्टॉल करोगे आप। पहले आप इसको डीमल्टीप्लेक्स करके 139 के 4 बनाओगे आप। सही है। फिर आपको पता है भाई वो ये वाले 139 के अंदर वाला सिग्नल है जिसको मुझे रहमिया खान में ड्रॉप करना है। फिर आप इसको डीमल्टीप्लेक्स करोगे, फिर इसके 4 बनाओगे, फिर आपको पता है कि इस वाले के अंदर वाला सिग्नल है जिसको मैंने डीमल्टीप्लेक्स करना है। फिर आप इसको डीमल्टीप्लेक्स करके 4 बनाओगे, 8 मेगाबिट्स पर सेकंड सिग्नल बन गया। अब डीमल्टीप्लेक्स यानी आप उल्टा काम कर रहे हो उसके अंदर। सही। फिर आपको पता है वो सिग्नल जो है हमारे पास ये पहली वाली लाइन के अंदर यहाँ मौजूद है, उसके बाद यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से आप वो लोगे। तो PDH का दूसरा नुकसान ये है कि भाई इसके अंदर कभी आपको सिग्नल ऐड या ड्रॉप करना पड़ता है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है।
तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आपको हर जगह पे ऐड एंड ड्रॉप करने के लिए जहाँ पे पूरे पूरे सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पूरी पूरी कम्प्लेक्स सर्किटरी से गुजरना पड़ेगा, जो कि पीडीएच का एक नुकसान है या इसमें कमी है। नो मॉनिटरिंग ओवरहेड, एसडीएच के निस्बत जो है इसमें मॉनिटरिंग जो है आसान नहीं है, या इसमें मॉनिटरिंग की वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपको एसडीएच प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस एसडीएच सिस्टम या जो आपका सोनेट सिस्टम है उसके अंदर आपकी मॉनिटरिंग लेवल बहुत ही हाई है। उसमें आप एक एक सिग्नल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह जब हम एसडीएच और सोनेट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ओवरहेड होते हैं इन पर्पस के लिए। ओवरहेड क्या होते हैं? ओवरहेड ये होते हैं कि जो आपकी समझें कि एक तरह से कंट्रोल करने के लिए बैठे होते हैं। वो कोई डाटा कैरी नहीं करते, वो कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करते। उनका काम ही क्या होता है कि जो पूरा फ्रेम होता है ना उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं। अतः इसके अंदर मैनेजमेंट ओवरहेड भी नहीं होते, यानी आप पीडीएस सिस्टम के अंदर एनएमएस प्रोविजनिंग भी नहीं होती, यानी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सेटअप अलग करना पड़ेगा। नो कॉमन स्टैंडर्ड अमंग वेंडर्स, मैंने जिस तरह आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीडीएच सिस्टम के लिए मुख्तलिफ वेंडर्स ने अपने अपने सिस्टम बनाए। E1 वालों ने जो नॉर्थ अमेरिका को फॉलो करते थे उन्होंने उनके लिहाज से बना दिया, T1 के लिए उन्होंने उसके लिहाज से बना, जैपनीज़ वालों के लिए उन्होंने अपने लिहाज से बना लिया। तो जब स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाएगा तो मुख्तलिफ वेंडर्स के सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ये पीडीएच का एक फॉल्ट था। ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आप इसमें कर सकते थे। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि लाहौर से कराची कर सकते थे या कराची से लाहौर कर सकते थे। अगर बीच में आपने कुछ दूसरे बंदे को ड्रॉप करवाना है कि हाँ भाई एक कॉल जो है रहीमिया खान भी जानी है या सादकाबाद जानी है, तो भाई वहाँ पे आप पूरा सिस्टम इंस्टॉल करोगे, लाहौर से आने वाली पूरी ट्रैफिक को डीमल्टीप्लेक्स करके अपना सिग्नल निकालोगे, सही है, फिर दोबारा नया सिस्टम लगा के पूरी मल्टीप्लेक्सिंग करोगे, फिर उसको कराची भेजोगे। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पे काम कर रहा था, रिंग पे टोपोलॉजी पे काम नहीं करता या बस टोपोलॉजी पे ये काम नहीं करता। इसका एक और प्रॉब्लम था। अच्छा, अ कॉम्प्लेक्स केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन मल्टीप्लेक्सर्स। अब जिस तरह मैंने कहा कि हर स्टेप के लिए ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था, सही है। हर स्टेज के लिए, हर मल्टीप्लेक्सिंग स्टेज की आउटपुट होती है और इनपुट होती है। आप इनपुट के लिए अलग वायर इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी आउटपुट निकल रही है, उसको उठा के आप जो है नेक्स्ट स्टेज में दे रहे हो, सही है, और वहाँ पे दूसरी वायर्स भी आगे कनेक्ट हो रही हैं और उसकी जो आउटपुट निकल रही है वो निकाल के आप उससे अगले स्टेज में दे रहे हो। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता था बिटवीन मल्टीप्लेक्सर और इसका साइज़ भी बड़ा था बनस्बत एसडीएच के। नो स्टैंडर्ड ऑप्टिकल इंटरफेसेस। अब जब ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ, ये सारी की सारी इसकी इनपुट कितनी है? इलेक्ट्रिकल इंटरफेस लेता है। देखो आपने देखा कि ये 2 मेगाबिट्स पर सेकंड का सिग्नल ले रहा था, बल्कि यहाँ से नहीं, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है, ये भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है। इसकी जो एक आउटपुट जो है इसका ऑप्टिकल जो इंटरफेस है वो नो स्टैंडर्ड ऑप्टिकल इंटरफेस, यानी जो इसकी 565 मेगाबिट्स पर सेकंड की जो आउटपुट है ऑप्टिकल की, वो स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है उसका कोई। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि देखो जो भी सिग्नल ऑप्टिकल के अंदर इस्तेमाल होते हैं ना, STM1, STM2, STM3, इनके अपने एक डेटा रेट हैं जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई अगर आपने SDH सिस्टम बनाना है तो इसकी आउटपुट ये होगी, इसकी इनपुट ये होगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद कोई भी वेंडर वो इक्विपमेंट बनाता है तो वो उसी स्टैंडर्ड का इंटरफेस बनाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हाँ भाई इसकी आउटपुट को आप अगले की इनपुट में आप दे के इंटरफेस करवा सकते हैं। लेकिन जो पीडीएच के आउटपुट जो ऑप्टिकल इंटरफेस था वो स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं था, वो इंटरफेस स्टैंडर्ड नहीं था, सही। बेशक आप 565 मेगाबिट्स पर सेकंड की कम्युनिकेशन आपने कर ली, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं था, तो उसको आप आने वाले ऑप्टिकल सिस्टम के साथ इंटरफेस नहीं करवा सकते थे, सही। ये एस पीडीएच के कुछ नुकसानात थे। इन्हीं की बेस पे हम लोग आगे चलते हुए एसडीएच और सोनेट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, वो एक आध दिन में मैं लाजमी आपके सामने लाऊंगा। उसमें अब हम देखेंगे कि एसडीएच क्या है और सोनेट क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा इसको, और academy-khi.com की वेबसाइट पे जाके अपना आपको रजिस्टर लाजमी करवाइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।